तो अभी तक इसमें कोई दिक्कत एसी में? सर एसी में नहीं है सर, हॉल इफेक्ट के बारे में जानना था। हॉल इफेक्ट? यस। ठीक है, देखते हैं। स्किन इफेक्ट और हॉल इफेक्ट आज लास्ट में हो जाएगा। ठीक है। यस। एक स्किन इफेक्ट होता है, ये आज छोटा सा ये, हम लोग को ज्यादा उसमें पढ़ना है नहीं, बस थोड़ा सा है, जानकारी कर लेंगे क्या होता है। ठीक है। यस। ठीक है, तो अभी देखते हैं कहाँ तक हो गया था। शायद करंट का वेरिएशन विथ फ्रीक्वेंसी देखना था हमें। ठीक है, और ये वाला जो टॉपिक है ये इससे मतलब बोर्ड में या फिर मेंस में ही पूछता है, और एडवांस सब में नहीं है। ठीक है। वेरिएशन ऑफ करंट विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि आई वर्सेस ओमेगा का कर्व होगा। तो हम लोग जानते हैं कि करंट जो देते हैं यही देते हैं, भी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, यही होता है। तो हमारा आई और ओमेगा का ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है। ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का जाएगा। हम लोग ज्यादा मैथ्स पे नहीं जाएंगे, इस कर्व को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा आई वर्सेस ओमेगा का कर्व होगा वो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ऐसा आता है। ओमेगा अगर बढ़ाएंगे तो पहले करंट बढ़ेगा, फिर और ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो घटते घटते फिर से जीरो आ जाएगा। ठीक है। ऐसे भी देखे थे कि ये एक्सएल और ये एक्सी को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सी यानी कि जब करंट जीरो होता है तो एक्सी लगभग इनफाइनाइट होता है, तो जीरो की तरफ बढ़ेगा। फिर जैसे जैसे वो घटेगा तो हमें दिख रहा है करंट बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। दिख रहा है कि करंट जो है बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। और ये मैक्सिमम वैल्यू जो है और कुछ नहीं, हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि आई मैक्सिमम जो होता है ये आई आर एम एस के बराबर ही होता है। ठीक है, तो आई मैक्स को आई एम हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा तो हम बोल रहे हैं कि आई जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आई आर एम एस के बराबर ही है। और ये कब आता है? मैक्सिमम का कंडीशन क्या था कि जब हमारा ये जो ओमेगा होना चाहिए वो रेजोनेंस वाला होना चाहिए। यस सर। ठीक है। मैक्सिमम करंट कंडीशन से देखे थे कि ये जो मैक्सिमम करंट आता है वो जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कंडीशन आता है तभी, यानी कि ओमेगा आर हम बोल रहे हैं उस समय। बाकी किसी भी करंट के वैल्यू के लिए दिख रहा है कि दो दो ओमेगा आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम कहीं भी और कोई भी करंट लें तो उसके लिए दो दो ओमेगा के लिए वो करंट हमें मिलेगा। तो एक ऐसा करंट हम लोग लेते हैं कि एनर्जी जो है आधा हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलें कि पावर जो है मैक्सिमम का आधा हो रहा है तो कितने करंट पे होगा? इफ पावर इज इक्वल टू मैक्स बाई टू, यानी कि कहा जाए कि पावर जो है, सर्किट कोई भी सर्किट है, ऐसे सर्किट है, उसका अगर हम मैक्सिमम पावर बाई टू करना चाहते हैं तो इसके लिए करंट कितना होगा? तो हम करंट यहां से निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। कैसे बताओ? ये आई स्क्वायर आर आएगा समथिंग, पी मैक्स जो हम लोग लिखते हैं ये लिखेंगे आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख जाएगा कि आई जो आएगा और कुछ नहीं बल्कि आई एम बाई रूट टू आएगा, या फिर आई आर एम एस बाई रूट टू लिख सकते हैं, सिंस पी मैक्स इजकल टू आई आर एम एस इंटू आर आया था। ठीक है,
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज डेट कि आई जो है इतना आएगा। पीमैक्स को IRMS का स्क्वायर आर रखेंगे, आर कट जाएगा, IRMS बाई रूट टू। तो इतने करंट पे हमारा जो मैक्सिमम पावर है उसका आधा हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये करंट इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये करंट हम फाइंड कर रहे हैं। तो करंट हमें कितना मिल रहा है, तो आई मैक्स का 2 बाई रूट टू। मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं आ रहा है, ये जो करंट है ये हमारा IM बाई रूट टू। इसके लिए तो हमें दो ओमेगा का वैल्यू मिल, बाकी किसी भी करंट को लेंगे तो 2 ओमेगा का वैल्यू लगेगा। तो हम यहाँ पे इसको स्पेशली ले रहे हैं कि ये जो है मैक्सिमम रूट टू का बराबर। इसे ध्यान से देखो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये I0 बाई 2 होगा, क्योंकि हम सिंस जानते हैं कि IRMS जो होता है I0 बाई रूट टू होता है। तो IRMS बाई रूट टू करेंगे तो I0 बाई 2 हो जाएगा। तो I मैक्सिमम और दोनों अलग है बात, यानी कि मैक्सिमम हम बोल रहे हैं कि सर्किट में वो मैक्सिमम पॉसिबल है, और वो कब पॉसिबल है, जब हम फ्रीक्वेंसी को अल्टर कर रहे हैं। लेकिन I0 जो रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा कि जो हम पोटेंशियल सप्लाई करे हैं उससे रिलेटेड जो है उस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना जाएगा। तो दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, और वो टर्म है ये डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन। इस चीज को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, ये जो डेल्टा ओमेगा है इसके ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी करता है, तो इसका जो डिफरेंस है इसे हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या है, तो हम बोल सकते हैं डिफरेंस इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर करंट at which power is half of Pmax। ठीक है, जो मैक्सिमम का पावर है वो हाफ हो जाए उस करंट के लिए जो हमें ओमेगा का दो वैल्यूज दिखे, कर्व से हमें दिख रहा है कि दो दो वैल्यूज मिलेगा, उस दोनों का डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे कि बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये कर्व जो है हमारा ऊपर वाले इक्वेशन से आ रहा है, हम कर्व वेरिएशन देख के अपना ड्रॉ कर सकते हो, कैसा कर्व आता है। मैक्सिमम वैल्यू जो है ओमेगा आर के लिए आएगा, यानी फ्रीक्वेंसी के लिए आएगा। अब एक करंट हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं जब मैक्सिमम पावर का जो है आधा हो जाए। तो पावर जब मैक्सिमम का आधा हो रहा है तो उस समय करंट हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम का बाई रूट टू टाइम्स चल रहा है। तो उसके लिए 2 ओमेगा के वैल्यूज आ रहे हैं, उसके डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं कि ये बैंड। ठीक है, इस बैंडविड्थ से ही आगे हम लोग चलेंगे कि हमारा जो सिग्नल है वो सेलेक्टिव है या नहीं है, उस चीज को हम देखते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने देखा कि अगर करंट का फ्रीक्वेंसी यानी किसी भी डिवाइस में है, एलआरसी सर्किट लगा हुआ है, एसी सिग्नल हम भेज रहे हैं, तो उसमें जो करंट बह रहा है, करंट में जब पावर का मैक्सिमम है तो हमें एक बैंडविड्थ मिल रहा है, यानी कि डिफरेंस इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, यस। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें कि आखिर ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ओमेगा वन और ओमेगा टू कितना है। ठीक है, तो ओमेगा वन और ओमेगा टू कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो सकता है। देखो ऊपर हमारा आई का इक्वेशन दिख रहा है, इसमें हम करंट का वैल्यू रखेंगे। ओमेगा जो है दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा,
तो ओमेगा के दो वैल्यू आएंगे, तो एक ओमेगा 1 हो जाएगा और एक ओमेगा 2 हो जाएगा। लेकिन हमें इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि अगर हम ऐसे रख के सॉल्व करने जाएं तो हमारा बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, नहीं कि आई का वैल्यू रखना है, फिर स्क्वायर करना है, वी को रिप्लेस करना है, स्क्वायर में भी ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर हो, क्वाड्रेटिक इसका भी स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर कर रहे हैं तो ओमेगा रेज़ टू पावर 4 टाइम्स हो जाएगा। चार सोल्यूशन हमें दिख रहा है इक्वेशन से, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो सॉल्व करने का कुछ अलग से हम लोग तरीका कंपैरिजन करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आई जो है ये वी मैक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसे बोल दे रहे हैं कि वी मैक्स या आरएमएस जो भी लिखो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। हम इस वाले टर्म को क्या मान ले रहे हैं कि एक्स है, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में से लिख सकते हैं। और हम जानते हैं ऑल्सो कि आई जो है वो आई आर एम एस बाई रूट टू है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ये भी आर एम एस बाई रूट टू इंटू आर होगा, क्योंकि आई आर एम एस जो होता है वी आर एम एस बाई रूट टू था। ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि इसे भी मैक्स को नहीं हटा के इसे हटा ही लेते हैं। ठीक है, हम भी आर एम एस को हटा सकते हैं आई आर एम एस के टर्म में या आई के टर्म में। तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम कंपेयरिंग बोथ, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ ध्यान से देखो तो ऊपर वी आर एम एस है, नीचे यहाँ पे ये है और ये रूट टू आर है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट टू आर। यस ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि हम बोल सकते हैं एक्स जो हमें मिलेगा प्लस माइनस आर मिलेगा। कभी भी सॉल्व करना होता है स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है भले एक एलिमिनेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है कि प्लस माइनस आर आ रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कंपेयर करके थोड़ा सा अपना सॉल्यूशन कैलकुलेशन को आसान करना चाह रहे हैं और कुछ। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक्स जो था और कुछ नहीं बल्कि ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी था, और इसका वैल्यू जो आ रहा है ये प्लस माइनस आर आ रहा है। तो हम एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के लिए सॉल्व करेंगे, चार चार वैल्यूज आएंगे, दो जो नेग्लेक्ट हो जाता है, और हमारा जो सॉल्व करके इसको जो मिलता है एक बार सर आपका आवाज एक कट रहा बार में। हेलो हेलो, है। यस सर अभी आ रहा यहाँ पे अगर हम ध्यान से इस इक्वेशन को देखो तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? है। यस ठीक है, एक बार हम प्लस के लिए सॉल्व करेंगे प्लस आर के लिए, एक बार माइनस आर के लिए, और दोनों बार क्वाड्रेटिक, टोटल चार सॉल्यूशन हमें दिखेंगे। ठीक है, तो चार में आता है तो दो निगेटिव आता है तो उसे हम लोग हटा देते हैं, कहते कि भाई वो नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं क्योंकि मैथ्स हम करना नहीं चाहते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमें ओमेगा का जो दो वैल्यू एक्सेप्टेबल मिलेगा वो हमें ये मिलेगा, एक तो माइनस आर बाई 12 प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी, और दूसरा जो मिलेगा ये मिलेगा हमारा प्लस आर बाई 12 प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमारा ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 का ये वैल्यू मिलता है। ठीक है,
अब ये दो वैल्यूज मिला है, तो यहाँ से हम बैंडविड्थ अगर फाइंड करें, बैंडविड्थ डेल्टा डब्ल्यू, ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है। ध्यान से देखो तो 2 में से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। हमें सिर्फ इतना मिलेगा 12 माइनस माइनस आर बाई 12, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हमें आर बाई एल। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो डेल्टा डब्ल्यू बैंडविड्थ है वो आर बाई एल है। ठीक है, एक टर्म हम लोग इसी में डिफाइन करते हैं, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को क्यू से लिखते हैं और ये बोलते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस पर साइकिल। ठीक है, यानी कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एलआरसी सीरीज सर्किट है तो उसका क्वालिटी फैक्टर कहा जाएगा, यानी कि उसमें जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो कितना स्टोर हुआ उसमें, यानी कितना फ्रैक्शन स्टोर्ड हुआ सप्लाई का, उससे हम लोग बोलते हैं कि क्वालिटी फैक्टर है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये जो Q मिलता है हमें, ये ओमेगा आर बाई डेल्टा ओमेगा मिलता है। ओमेगा आर क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो हम लोग अगर इसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो फाइंड करे थे, ये 1/LC मिला था अंडर रूट, और ये हमें R/L मिला है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये L/R इंटू 1/√LC दिख रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Q इजकल टू ओमेगा आर बाई डेल्टा ओमेगा। यहाँ से ध्यान से देखो तो L को हम अंदर ले जाएंगे तो 1/R अंडर रूट L/C मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलता है क्वालिटी फैक्टर। तो इसे ध्यान रखना है कि ये चीज फॉर्मूला होता है, कहाँ से आया उसके लिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस फॉर्मूला से मतलब है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है। वो सारी चीजें अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेते हो तो इंजीनियरिंग में सॉल्व कराई जाएंगी। यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि अगर हमारा सीरीज सर्किट एलआरसी सर्किट है, उसमें अगर कोई सिग्नल जा रहा है तो क्वालिटी फैक्टर ओमेगा आर बाई डेल्टा ओमेगा आता है, उसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें निकल। इसी में है कि सिलेक्टिविटी ऑफ रेजोनेंस सर्किट। सिलेक्टिविटी यानी कि हम कोई सर्किट यूज करना चाहते हैं तो उसे हम सिलेक्टिविटी को कैसे चेक करेंगे। तो सिलेक्टिविटी चेक करना है तो पकड़ के हम डेल्टा ओमेगा को चेक करेंगे, यानी कि बैंडविड्थ को। अगर ये बहुत कम हुआ, ठीक है, या तो ये बहुत कम या वेरी लार्ज हो सकता है। तो अगर ये बहुत कम हुआ तो बोलेंगे कि इट इज मोर सेलेक्टिव, और ज्यादा हुआ ये तो हम बोलेंगे कि लेस सेलेक्टिव। इसका मतलब अर्थ क्या निकलता है वो चीज हम लोग समझते हैं कि जैसे अगर हम देखें कि करंट वर्सेस ओमेगा का कर्व, तो अगर डेल्टा ओमेगा ज्यादा है तो कर्व कुछ ऐसा होगा, और डेल्टा ओमेगा कम है तो कुछ कर्व ऐसा होगा, शार्प होगा। ठीक है, दिख रहा है इसका विड्थ और इसका विड्थ दोनों में कौन सा ज्यादा कौन सा कम। तो ये जो सिलेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, और यही चीज रिप्रेजेंट करता है जैसे कि हम रेजोनेंस की बात कर, हमारे पास एक रेडियो है लेट से, ठीक है, ऑल इंडिया चैनल पकड़ रहा है।
मान लेते हैं कि हमें 92.6 एफएम चलाना है, तो हमारा जो आउटर सिग्नल होना चाहिए और जो इसका ट्यूनिंग होना चाहिए, दोनों का फ्रीक्वेंसी का एक डिफरेंस यानी रेंज होना चाहिए। तो रेंज जितना कम होगा, उतना ही हमारे लिए मोर सेलेक्टिव होगा। ठीक है? ज़्यादा रेंज में अगर पकड़ेगा, तो ज़्यादा तकलीफ होता है, यानी कि उतना अच्छे शार्प नहीं पकड़ेगा। ठीक है? यानी कि ये हमें शार्पनेस को भी रिप्रेज़ेंट करता है। जैसे रेडियो ही सुन रहे हैं, अगर देखे होंगे कि ज़्यादा रेंज तक पकड़ता है। ठीक है? ज़्यादा रेंज तक अगर पकड़ता है, तो थोड़ा आवाज़ अजीब टाइप का आता है। वही एकदम एक्यूरेट एक ही पॉइंट पे पकड़ता है, तो आवाज़ साफ-साफ एकदम आते रहता है। यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो बाहरी सिग्नल आ रहा है हमारा, उसका सिग्नल और यहाँ जो हमारा सर्किट में करंट है, उन दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है मैच कर गया है, ट्यून कर गया है, तो शार्पनेस हमारा इंक्रीज़ कर गया है। यानी कि हम बोलेंगे कि सर्किट इज़ मोर सेलेक्टिव। ठीक है? यहाँ से सेलेक्टिव रेजोनेंस सर्किट जो है कब सेलेक्टिव होगा, तो याद रखना है कि बैंडविड्थ अगर कम रहा तो ज्यादा सेलेक्टिव, बैंडविड्थ अगर ज्यादा रहा तो लेस सेलेक्टिव। यानी कि इसमें ये जो होगा मोर सेलेक्टिव होगा। फिगर देख के भी बता सकते हैं, ये जो होगा लेस सेलेक्टिव होगा। ठीक है? तो ये था हमारा करंट का अगर वेरिएशन है तो ऐसा कुछ वेरी करता है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। मैथ्स इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? तो हम मैथ्स को साइड करें, क्योंकि मैथ्स से हमें कोई ज़्यादा लेना-देना होता है नहीं, तो इसलिए। लेकिन जो-जो पॉइंट्स हैं वो सब चीज़ें ध्यान में रहने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है? फ़ॉर्मूला यहाँ पे हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि फ़ॉर्मूला को रट्टा मारना है, ठीक है? मान लेते हैं अगर डेरिवेशन रहता है, तो रट्टा नहीं भी मारे, समझ में आता है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये सारे चीज़ डिराइव नहीं कर रहे तो रट्टा मारना। वैसे भी अगर अच्छा स्कोर करना है तो रट्टा तो मारना ही है, ठीक है? भले ही कितना भी बोलते रहे कि फिज़िक्स समझने का चीज़ है। हम भी बोलते हैं कि समझ में नहीं आएगा तो सॉल्व नहीं होगा, समझने का चीज़ है, लेकिन रट्टा मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें समय भी बचाना होता है एग्ज़ाम। ठीक है? अगर रट्टा मारे हुए सारे फ़ॉर्मूले कंठस्थ है, याद है, तो हमें जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लिख के यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए रट्टाफिकेशन ज़रूरी है, अगर अच्छा सिलेक्शन चाहते हो, ठीक है? भले ही लोग कहे कि रट्टाफिकेशन क्या रट्टा मार रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमें सिलेक्शन चाहिए और समझदारी तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर समझे ही नहीं तो फिर रट्टा मार के कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? तो दोनों ज़रूरी है। और अगर कोई सोच रहा हो कि समझ के ही कर लेंगे, तो समझ के हो जाएगा, अच्छा रैंक आ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा चाहिए तो रट्टाफिकेशन चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारे पास उस समय सोचने क से ज़्यादा अच्छा है कि भई बनना चाहिए, कलम चलना चाहिए, एग्ज़ाम में ऐसा होना चाहिए कि हम सोचे कम, कलम ज़्यादा चले। क्यों? ताकि हम अगर वो सारे क्वेश्चन करे होंगे जो एग्ज़ाम में आए हैं, अगर वैसा आ जाएगा तो वैसा ही चीज़ होता है, क्योंकि पहले से देखे हो। 2 साल नहीं सोचे तो एग्ज़ाम में बैठ के क्या सोचेंगे? तो इसीलिए 2 साल में जितना सोचना है सोच लो, अब तो और साल भर ही बचा, साल भर भी नहीं बचा, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो कार वाला नहीं, जो मूवी निकला था कार जो है आदमी में बदल जाता है, ठीक है? रोबोट टाइप का। तो वो ट्रांसफॉर्मर की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो हर कॉलोनी के बाहर में एक लगा होता है, ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। वहीं से जो सप्लाई होता है सबके घरों में जाता है, तो वही ट्रांसफॉर्मर की यहाँ पे बात करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। जैसे कि अगर पावर हाउस है हमारे पास, ठीक है? पावर हाउस बोलते हैं हम लोग
जहाँ से बिजली हर जगह सप्लाई होता है। एक एरिया में अगर सप्लाई करना हो तो यहीं से पावर हाउस से बिजली जो है हर जगह सप्लाई किया जाता है। तो मान लेते हैं कि दिस इज द सोर्स ऑफ बिजली, यानी कि यहाँ से बिजली को सप्लाई कर। तो सप्लाई जो होता है ये देखे होंगे कि हम लोग हाई वोल्टेज करते हैं। पढ़े भी थे करंट में कि हाई वोल्टेज इसलिए करते हैं क्योंकि एनर्जी लॉस कम होता है। तो अगर हमें इस जगह से मान लेते हैं पावर हाउस से यहाँ पे हमारा जो है कॉलोनी है, यहाँ पे भेजना है। तो यहाँ से हम लोग अगर भेज रहे हैं तो ये करंट अगर हम भेज रहे हैं तो यहाँ से हम हाई वोल्टेज भेजते हैं। हाई वोल्टेज करंट होता है। लेकिन घर में जब कॉलोनी में यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ से जब हम घर में जाते हैं तो 220 वोल्ट ही यूज करते हैं। ठीक है, तो एक ट्रांसफॉर्मर यहाँ लगा होता है और दूसरा ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? तो ये जो ट्रांसफॉर्मर पहला है पावर हाउस के पास, ये जो इसके पास करंट है इसका पोटेंशियल बढ़ाता है। तो इसका पोटेंशियल बढ़ाता है तो इसे हम बोलते हैं स्टेप अप पोटेंस ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यानी कि ये इंक्रीजेस आउटपुट वोल्टेज या करंट जो भी बोले, यानी कि आउटपुट वोल्टेज को ये बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पे T2 ट्रांसफॉर्मर ये सेकंड जो है, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हाई वोल्टेज आया, वो हाई वोल्टेज को अब लो करके हम घर में 220 भेज रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो दो तरह का ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जो होता है डिक्रीजेस आउटपुट पोटेंशियल। ठीक है, ये जो होता है आउटपुट पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, आउटपुट वोल्टेज को। और स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो होगा वो आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगा। तो सिंपल सा दिख रहा है कि हम ट्रांसफार्मर क्यों यूज कर रहे हैं, तो टू चेंज पोटेंशियल। ठीक है, या जहां भी करे, या तो पावर हाउस पे करे या सोर्स सोर्स के पास करे, या फिर जहां पे हमें यूज करना है वहां पे करे। ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो क्या करते हैं हम लोग कि एक ऐसा कॉइल लेते हैं, यानी कि ऐसा, ये हमारा मेटल हो गया। इस मेटल के ऊपर हम लोग ऐसा कॉइल लपेट देते हैं। इधर भी लपेट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमें पोटेंशियल मिलेगा इस दोनों के बीच में, ये हम बोल रहे हैं भी आउटपुट। यहाँ पे जो हम लोग इनपुट भेजते हैं ये एसी सोर्स है, ये जो है भी इनपुट है। तो यहाँ से जो इनपुट वाला साइड है इसे हम लोग बोलते हैं कि ये प्राइमरी सर्किट है, या कॉइल है तो हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी कॉइल है। और ये जो आउटपुट की तरफ है इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इस चीज को अगर हम देखना चाहें 3D में तो ऐसा हम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का है, इस पे जो है वायर ऐसे लपटा हुआ है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि लिपटा हुआ है। इधर भी ठीक है ऐसा है। इधर वाला प्राइमरी बोल रहे हैं, ये सेकेंडरी बोल रहे हैं। ये जो होता है ये सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं हम लोग।
ठीक है, देखे थे सॉफ्ट आयरन जो होता है, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो खुद भी मैग्नेटाइज होता है, हटाते हैं तो तुरंत मैग्नेटाइजेशन भी खो देता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लूप में हम लोगों ने देखा था, इसीलिए सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हमें दिख गया प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। इसमें जो टर्म्स यूज होंगे वो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो है N1 यानी कि नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी और N2 नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी। अब यहाँ से अगर हम एसी सोर्स ऑन करें, वर्किंग कैसा है वो सुन लो। सोर्स है, यहाँ से ऑन किए तो इसमें करंट बहेगा। लेट से अगर ये करंट बह रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस जो कॉइल ये सॉफ्ट आयरन है इसको मैग्नेटाइज कर देगा। वो मैग्नेटाइज करेगा, इस डायरेक्शन में हमें दिख रहा है तो यहाँ पे आएगा। वो मैग्नेटाइजेशन इस फ्लग लूप में दिख रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल यानी कि सॉफ्ट आयरन के थ्रू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो हमें दिख रहा है कि करंट बहा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकला यानी कि फ्लक्स चेंज हुआ, और वही फ्लक्स यहाँ पे भी चेंज हमें दिख रहा है। दोनों में फ्लक्स चेंज जो है हमें सेम दिख रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम सेम लेते हैं तो सेम हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक से जो प्रोड्यूस हो रहा है वही दूसरे में जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम प्राइमरी कॉइल की बात करें तो यहाँ से phi1 अगर लिखेंगे तो A1 इंटू बी लिखेंगे, और यहाँ से phi2 लिखेंगे तो A2 इंटू बी लिखेंगे। लेकिन अगर बोले कि A1 इक्वल टू A2 है तो यहाँ से बोल सकते हैं कि phi1 जो होगा वो फोर होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम ईएमएफ लिखना चाहते हैं E1 तो लिख सकते थे क्या, A1 dB बाई dt, सॉरी d phi1 बाई dt, 2 लिखते तो d phi2 बाई dt। N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहाँ से N1 मल्टीपल होता और यहाँ पे N2 मल्टीपल होता। अब यहाँ से हम बोल रहे हैं कि अगर एरिया सेम है तो फ्लक्स सेम होगा, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि E1 बाई E2 जो होगा d phi1 बाई d2 कट जाएगा, N1 बाई N2 बचेगा। तो 90% क्वेश्चंस जो होते हैं इसी रेशियो पे हमारे इसमें के सॉल्व होते हैं। E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2। अब यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है। केस 1, अगर इक्वल रहेगा तब तो कोई फायदा ही नहीं है। जैसे केस 1 हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा N2 जो है ग्रेटर देन N1 है, तो यहाँ से दिख रहा है कि E2 जो होगा ये ग्रेटर देन E1 होगा, यानी कि जो है आउटपुट जो हमें दिख रहा है इज ग्रेटर देन इनपुट। ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर जो है आउटपुट दे रहा है इनपुट से ज्यादा, तो ये हम बोलेंगे कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। वैसे ही केस 2 देख सकते हो कि अगर N1 लेस देन N2 है, यानी कि बात तो बराबर ही हो गया, N2 लेस देन N1 है, तो इस केस में यानी कि प्राइमरी के कॉइल के जो टर्न्स हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल्स। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से हमें दिख रहा है कि रेशियो लेस देन 1 होगा, यानी कि E1 उसको इस केस में E2 से कम होगा। अच्छा, E2 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, N1 ज्यादा है तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो E1 इज ग्रेटर देन E2 हो जाएगा। तो E1 ग्रेटर देन E2 यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनपुट जो है वो ग्रेटर देन आउटपुट है। तो इनपुट ग्रेटर देन आउटपुट है तो ये हम बोलेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइल्स के ऊपर ही हम बोलते हैं कि जो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा। क्यों, क्योंकि इस फर्स्ट से करंट प्रोड्यूस हुआ उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है सेकंड में जाके चेंज कर रहा है। अगर एरिया हम दोनों का सेम रखे हैं तो फ्लक्स चेंज सेम रहेगा।
क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है। तो ऐसा केस में अगर हम देखते हैं तो ये चीज आता है हमारा कि अगर हमें आउटपुट का पोटेंशियल बढ़ाना है तो सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि प्राइमरी के रिस्पेक्ट में ज्यादा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी केस में पावर। तो पावर हम लोग तो जानते ही हैं कि पावर जो होता है E इंटू आई होता है। तो अगर हम फर्स्ट का पावर की बात करें तो E1 इंटू आई1 बोलेंगे, एंड P2 की बात करें तो E2 इंटू आई2 बोलेंगे। अगर हम ये एज्यूम करें कि इफ देयर इज नो लॉस इन पावर, ठीक है, पावर में कोई किसी तरह का लॉस नहीं है, यानी कि जितना एनर्जी 100% एफिशिएंसी है, उस केस में बोल सकते हैं कि पावर 1 जो है पावर 2 के बराबर होगा, यानी कि E1 इक्वल टू E1 I1 इक्वल टू E2 I2 होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं E1 बाई E2 जो है वो I2 बाई I1 है, जो कि N1 बाई N2 है। ठीक है, तो ये रेशियो ध्यान में रखना है। ध्यान रहे करंट जो है नंबर ऑफ टर्न से इनवर्स का रेशियो में है, एंड पोटेंशियल जो है डायरेक्ट के रेशियो में है। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग आइडियल पावर इक्वेशन। ठीक है, आइडियल पावर यानी कि हम लॉस को नहीं माने, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो देयर इज पावर लॉस। तो पावर लॉस की कैसे कैसे हो सकता है उस चीज के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। तो एक कहते हैं हम लोग कॉपर लॉस। तो ये जो कॉपर लॉस है, आज तक जो हम लोग पढ़ते हैं उसी की बात कर रहे हैं, यानी कि ये बोलते हैं पावर लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट में किसी रेजिस्टेंस की वजह से, जैसे हम लोग जानते हैं हीट जो होता है A²RT होता है, हीट लॉस में जो जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं पावर लॉस, और इसे हम बोल रहे हैं PC। ये रेजिस्टेंस की वजह से। सेकेंड, आयरन लॉस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कुछ में से कॉपर निकल जा रहा है तो कॉपर लॉस। कॉपर लॉस ये है कि उसके पास रेजिस्टेंस होगा तो उसके वजह से हीट में जो लॉस जा रहा है, करंट बह रहा है सर्किट में, तो हीटिंग होगा, हीटिंग से कुछ ना कुछ लॉस होगा, उस चीज का बात किया जा रहा है। सेकेंड सेकेंड जो है पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट। ठीक है, हम लोगों ने एडी करंट के बारे में पढ़ा था। तो वैसे ही यहाँ भी अगर एडी करंट के वजह से पावर लॉस होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आयरन लॉस है। एडी करंट की वजह से कैसे होगा, तो ध्यान से देखो कि हमने एक कॉइल यूज करा है, एक सॉफ्ट आयरन यूज करा है जिसके ऊपर हमने कॉइल को लपटा है। तो इसमें अगर ये हमारा ये मटेरियल दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें अगर करंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है तो उसमें एक एडी करंट जनरेट होगा। उस एडी करंट की वजह से भी कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो वो लॉस को हम लोग बोलते हैं कि वो आयरन लॉस होगा। ठीक है, तो इसे लॉसेस अगर हमें दिख रहे हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसीज को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम बोलते हैं पावर एट लोड, यानी कि आउटपुट पावर की बात हो रहा है, पी आउटपुट अपॉन पावर सप्लाइड बाय सोर्स इनटू 100। ठीक है, यानी कि हम ईटा बोल रहे हैं कि पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100, और कुछ नहीं बोल रहे।
तो आउटपुट में अगर कुछ लॉस रहा तो हम लोग बोल सकते हैं eta इजकल टू I1 E1 माइनस पावर लॉस डिवाइडेड बाई यही ऊपर वाला आउटपुट मिलेगा I1 E1 इनपुट इनटू 100। ठीक है, अगर एनी पावर लॉस दिया रहे तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। एक चीज और, अगर हमें आयरन लॉस घटाना है, आयरन लॉस हम क्या कर सकते हैं बताओ। आयरन लॉस जो है वो एडी करंट को रिप्रेजेंट करता है, तो एडी घटाने में कर सकते हो। सर लोग आवाज भी नहीं आ बोल रहे हैं कि आयरन लॉस अगर हमारे इस सर्किट में है ट्रांसफार्मर में, तो उस आयरन लॉस को घटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या मेजर यूज कर सकते हैं, मतलब क्या ऐसा कर सकते हैं जो कि घट जाए। एडी करंट क्या था, सोच सोच जाएगा। नहीं पता। देखो सिंपल है, एडी करंट जो था, आयरन लॉस घटाने के लिए, मतलब कि एडी करंट को डिक्रीज कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और तुम लोग एडी करंट बोले सीआरटी पढ़ने के लिए, तो उसमें बोला होगा कि एडी करंट को घटा, हम जो है बीच में सर सर फिर से आवाज आवाज कट रहा है। कट रहा है। सर बहुत ज्यादा कट रहा है बीच बीच में। हेलो, सर कट रहा है आवाज। एक मिनट रुक जाओ। हेलो, आ रहा है अब? यस सर। ठीक है, तो जैसे कि एडी करंट में हम लोग पढ़े होंगे कि एनसीईआरटी में हम बोले थे कि इस चीज को पढ़ना है, तो बोला एडी करंट हटाने की अगर हमारे पास ऐसा सीट है तो उसमें हम ऐसा सर पोर्शन आवाज कट कट रहा करके है। निकाल लेंगे। सर आप जहाँ बैठे हैं थोड़ा सा प्लेस चेंज करके देखिए ना, ठीक हो जाएगा। अभी चेंज किए, एक मिनट चेंज करके देखते हैं। हेलो, आ रहे हैं यहाँ पे? यस यस सर। सर। ठीक
ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर आयरन लॉस है हमारा, आयरन लॉस यानी कि एडी करंट की वजह से है। तो अगर आयरन का पावर सर है तो हमें सर क्या कट करना रहा होगा? है, हाँ, कट रहा है बस। अभी तक ठीक था, अभी क्या होने लगा? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, देख लो और थोड़ा सा तो सर नहीं आ रहा आवाज सर। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं सर, बहुत कट रहा है। सर जब कंटिन्यू बोलने लगते हैं तो उसी वक्त हाँ कट जाता सर, है। ऐसे आप बोलते हैं तो नहीं कटता, जब कंटिन्यू बोलते हैं ना तब कटता है। देखते हैं, अभी आ रहा है आवाज? यस सर। तुम देखो क्या होता है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा मटेरियल था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लगाते थे, सीट है मान लेते हैं, तो इसमें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था। उसकी वजह से हम लोग बोलते थे कि उसमें एडी करंट डेवलप किया है, ये बोलते थे। यस याद है? ठीक है। तो एडी करंट में हम ये सब चीज बता के बोले भी थे कि एनसीईआरटी पढ़ लेना। वो तो एनसीईआरटी में बताया होगा कि हम इस एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम जो मेटल अगर कहीं यूज करते हैं तो ऐसा कट कर लेते हैं। कट करने से दिख रहा है कि जो मेटल पोर्शन है वो निकल गया, तो जो यहाँ पे इतना करंट घूम रहा था वो इसी में कुछ घूमेगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन में मेटल नहीं है तो वहां पे नहीं होगा, यानी कि एडी करंट रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि अगर एडी करंट रिड्यूस करना है तो जो हम लोग ऐसा मेटल प्लेट यूज करे थे, मेटल जो हम लोग यूज करे थे यानी कि आयरन जो हम लोग यूज करे थे, उससे हम एक पूरा मेटल सीट नहीं रखकर हम ऐसे छोटे छोटे सीट्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा पतला पतला सीट यूज करते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर, यानी थिन सीट्स रखे रहते हैं। क्लियर है? यस ठीक है, यानी कि ऐसा कटिंग पीस रहता है, यानी कि इस तरीके का छोटा छोटा पीस रहेगा, उसी को एक के ऊपर रखे जाएंगे तो हमें एक मोटा सा सॉलिड मटेरियल मिल जाएगा। तो रीजन यही है कि हम एडी करंट को कम करने के लिए ऐसे कट पीस लगाए होते हैं। ठीक है, यानी कि थिन शीट्स को चिपका चिपका कर एक सॉलिड मटेरियल बनाया हुआ रहता है। कभी अगर देखे होगे ट्रांसफार्मर खुला हुआ तो उसमें इस तरीके का मेटल दिखा होगा जिसपे वायर लिपटा हुआ होगा। यस सर। या हाँ, या फिर वो जो इन्वर्टर होता है, शायद इन्वर्टर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, वो जो वोल्टेज अप डाउन करने के लिए स्टेबलाइजर, उसमें भी लगा होता है छोटा सा। ठीक है, तो इसी तरीके का रहता है और इसके ऊपर तार ऐसा लिपटा हुआ मिलेगा हमें। तो हम लोग एडी करंट को रिमूव करने के लिए ही ऐसा सॉलिड मेटल ना यूज करके, सॉलिड यानी कि पूरा एकदम एक आयरन का टुकड़ा ना यूज करके, हम लोग ऐसा सीट को चिपका चिपका के यूज करते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। यस ठीक है, तो इतना हमें पढ़ना था एसी में। इसके बाद अगर हम एक सवाल पूछे तो उसको सोच के सही सही जवाब दो। ठीक है, मान लेते हैं कि देखे होगे, कोई सा भी तार देखे होगे, देखे हो उसमें जो वायर यूज होता है, ठीक है,
वो एक मोटा ऐसा एक ही सिंगल जो है बहुत कम ही यूज होता है। मोस्टली अगर हमें तार अगर यूज करते हैं तो उसमें पतला पतला ऐसा बहुत सारे वायर से मिलकर एक वायर बना होता है, ऐसा ही होता है। यस यस सर। ठीक है, सिंगल एक कैसे बोले पीस ऑफ वायर नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे वायर से मिलकर, जैसे कि अगर हम घर में एक पतला वाला वायर की भी बात करें तो भी ऐसा ही रहता है। बहुत हाई वोल्टेज वाला भी अगर देखोगे तो एल्युमिनियम का वायर एक के ऊपर ऐसा लिपटा हुआ रहता है, बहुत सारा वायर ऐसे लिपट के फिर उसका थिकनेस जो होता है बड़ा हो जाता है, ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों यूज करते हैं हम लोग, वही चीज बताना है। सोचो आखिर क्या होगा कि एक चीज यूज करें और बहुत सारे यूज करें। नहीं आ रहा है। सोचो कि इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट में घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ऐसा कि करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है, चलो हिंट दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सेम टाइप के होते हैं, सेम टाइप का होता है यानी कि रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करेगा तो कहाँ मूव करेगा, बोलो। हम्म सर जी लोअर पोटेंशियल रहेगा। तो वो तो बहने का, जैसे कि ऐसा सोचो कि हम लोग ऐसा मानते थे कि अगर ये हमारा कंडक्टर है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, एकदम लाइन लगा के ऐसे मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इधर की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन्स में क्या रिपल्सन हो रहा होगा, इस यस सर। डायरेक्शन में तो यस सर। ऐसा रिपल्सन होगा। तो हमें क्या दिखेगा कि जो हमारा ये मान लेते हैं थिक है, ये कंडक्टर ये ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स में दुश्मनी है तो ये क्या सरफेस के पास ही रिफ्लेक्ट हुए रहेंगे और इसी के पास ऐसे चलने का कोशिश करेंगे, और यस बीच सर। में जो हमारा एरिया है वो लगभग इनइफेक्टिव जैसा रहेगा, क्योंकि उस एरिया के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करके जो है आउटर सरफेस तक आए होंगे। ठीक है, आइडियल केस में हमने तो मान लिया था कि हाँ भाई पूरे में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, वही मान के हम लोग को सब कुछ करना भी है। लेकिन रियली में अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो उनका टेंडेंसी जो है सरफेस के पास मूव करने का ज्यादा होगा, बीच में कम होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये स्किन के पास ही ज्यादा करंट मिलता है, ना कि सरफेस के पास, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्किन इफेक्ट। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्किन इफेक्ट। और इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है एक पूरा मोटा सा वायर ना यूज करके, यानी रॉड टाइप का यूज ना करके, हम लोग ऐसा छोटा छोटा यूज करते हैं। ठीक है, ताकि जो है हर एक कंडक्टर की बात करें, अगर सबको अगर इंसुलेटेड कर देंगे तो उसी में घूम रहा होगा। ठीक है, नहीं कि सारा का सारा मटेरियल जितना भी इस रीजन में जितना भी कंडक्टर है सारा का सारा यूटिलाइज हो गया, इस वाले जैसा नहीं कि बीच में इनइफेक्टिव है। बात समझ आया। यस। यस सर। तो इस चीज को लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। अब जैसे कि हॉल इफेक्ट की बात कर रहे हो, तो हॉल इफेक्ट भी जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए होता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं सीट है हमारा कोई सा भी, ठीक है,
तो इसमें मान लो किधर की तरफ करंट बह रहा है। अब करंट बह रहा है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फोर्स मान लेते हैं कि इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो, लेट से कि ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा होगा? सर बी आउट ऑफ प्लेन है क्या? हाँ, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, यानी कि इस सरफेस पे हमें माइनस साइन दिखेगा, यस और ये इधर गया है तो इधर हमें प्लस साइन दिखेगा। ठीक है, यानी कि हमें दिख रहा होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में चल गया होगा, बैलेंसिंग होगा, जो भी होगा। तो वही हॉल कहते हैं कि ऐसा जब सिचुएशन होता है तो यहाँ पे अगर हम दोनों एंड पे एक वोल्ट मीटर लगा दें तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है इससे बोलते हैं हम लोग हॉल वोल्टेज। ठीक है, यस ठीक है, तो ये हॉल वोल्टेज मिला। ये लेंथ कुछ पता होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेंथ पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, मिल यस जाएगा। तो जैसे हम लोग पहले पढ़े थे उसी चीज का अपोजिट जा रहे हैं। यहाँ पे हॉल वोल्टेज वोल्टेज मिल गया, अगर ये थिकनेस एल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं वी बाई एल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, वीडी पता है, तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। Vd इंटू ई बी विल बी इक्वल टू ई इंटू ई होगा। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता हो तो मटेरियल का। दिख रहा है? यस ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं हॉल इफेक्ट, और इसका यूज करते हैं हम लोग कि अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर कोई थिक कंडक्टर है उससे करंट पास हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस हॉल इफेक्ट के जरिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग का बच गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो टाइम ही नहीं बचा है, इसके बाद क्लास है क्या फिर इसके हम बाद लोग के का? बाद ठीक है, क्योंकि आधे घंटे में लगभग हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी खत्म हो जाता है, या फिर सर रहने दो नेक्स्ट क्लास आवाज के थोड़ा लिए। सा कट रहा है आपका, तो हाँ चलो, दिक्कत। इसको नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये चीज ध्यान रखना है कि हाँ, एनसीईआरटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा थ्योरी है, थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ से न्यूमेरिकल आता है कहाँ कैसे आएगा, और तुम लोग चाहो तो क्लास में जितना हम बता देंगे। और लास्ट में एक चीज दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, टोटल सर पढ़ना आवाज है। कट ठीक रहा है, है, लो सर लिख दीजिए ना थोड़ा, क्या बोल रहे चीज हैं कि पढ़ने की। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ठीक है, यानी कि वही एक्स रेज, गामा रेज, ये सब के बारे में दिया होगा, उस चीज को रीड कर लेना है। ठीक है, और रीड ही क्या करना है, याद रखना है हमें, क्योंकि वही चीज हमारा मेन है। ठीक है, यस सर। यस बाकी जो समझने वाला चीज है, जैसे ड्रिफ्ट करंट, तो ड्रिफ्ट करंट बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर मैक्सवेल इक्वेशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, ऐसा इक्वेशन आता है, वो सब चीज हम बता देंगे। लेकिन ये वाला जो चीज है वो तुमको याद करना पड़ेगा कि भाई सोर्स क्या है, वो धीरे धीरे हम मैंने, अगर एक्स रेज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, चीज पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत और समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है।
ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में शुरू का पोर्शन हम समझा देंगे, लास्ट का पोर्शन याद करना है, तो हम बार बार बोल रहे हैं खुद से पढ़ो और याद करो, ठीक है। यानी कि पेज नंबर 280 से लेकर वही लास्ट 283। तीन चार पेज है, पढ़ लेना है, लास्ट में एक टेबल है उसे याद कर लेना है, हो जाएगा। यस सर। ठीक ठीक है, फिर तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म करेंगे, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स या फिर सेमीकंडक्टर जैसा होगा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू टू। और तुम लोग का शायद कल से ऑफलाइन। ऑफलाइन भी हाँ शुरू हो रहा है सर। ना? यस सर। सर आप आ गए हैं? ठीक है, नहीं अभी तो नहीं, नेक्स्ट वीक में। यस सर। ठीक।